Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। तो आज हमने जैम और गेट क्रैश कोर्स में बायोइनॉर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, अब बायोइनॉर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो जैम और गेट के सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। जो चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे वो जैम के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं और गेट के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट वही टॉपिक बार बार रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब ये चैप्टर हमने नेट की क्रैश कोर्स वीडियो में भी किया था। ठीक है, वहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत सारे टॉपिक्स जो थे वो कवर किए थे। तो कुछ टॉपिक यहाँ छूट भी सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उस वीडियो का, पहले आप वो वीडियो देखेंगे। तो उसके बाद अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है, मैं हर वीडियो की शुरुआत में ये बोल रहा हूँ, तो इसको आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले आप वो वीडियो देखेंगे और फिर ये वीडियो देखेंगे, तब आपको थोड़ा ज़्यादा हेल्प मिलेगी और रिवीजन आपकी अच्छी तरीके से हो पाएगी। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम यहाँ पर कुछ जो सिलेक्टेड टॉपिक हैं जिसमें से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं वही यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक जो बेसिकली है हमारा, तो O2 स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे हम इसमें। तो O2 स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की बात करूँ तो आपको सबसे पहले दिमाग में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन ही आएगा। ठीक है, तो वो क्या होती है, हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स होती हैं। तो सबसे पहले हम उनके बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कुछ नॉन हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स होती हैं, वो भी O2 ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज करती हैं। लेकिन ह्यूमन अगर एनिमल्स की बात करें तो उसमें क्या होता है, आपका O2 स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बेसिकली आपका हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की वजह से ही होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ क्या पढ़ेंगे, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन पढ़ेंगे। तो अगर मैं हीमोग्लोबिन की बात करूँ तो एक हीम कंटेनिंग प्रोटीन है और इसमें क्या होता है, हीम क्या होता है बेसिकली, पहले हम हीम की बात कर लेते हैं। तो हीम बेसिकली आपका दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक तो आपका Fe होगा और प्लस पोरफायरिन होगी। ठीक है, पोरफायरिन रिंग में जब मेरा Fe प्रेजेंट होता है तब मैं उसको हीम बोलता हूँ। ठीक है, हीम यूनिट बोलते हैं हम उसको। अब हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपका एक O2 ट्रांसपोर्टर है, यहाँ पर O2 ट्रांसपोर्ट करता है ये। और अगर मैं बात करूं किसकी, सेकंड मायोग्लोबिन की, तो ये आपका O2 स्टोर करता है। ठीक है, अब मैं इनकी एक्टिव साइट की अगर मैं बात करूं तो एक्टिव साइट दोनों की ही सेम होती है, बस फर्क इतना होता है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो एक टेट्रामर होता है, हीम यूनिट्स का एक टेट्रामर होता है। वहीं अगर मैं मायोग्लोबिन की बात करूं तो वो सिर्फ एक मोनोमर होता है। एक्टिव साइट दोनों की ही सेम होती है। तो हम एक्टिव साइट देख लेते हैं। तो अगर मैं एक्टिव साइट की बात करूं तो यहाँ पर दोनों ही कवर करेंगे हम, हीमोग्लोबिन भी और मायोग्लोबिन भी। ठीक है, दोनों की एक्टिव साइट सेम होती है। तो क्या होता है, एक आपका हीम ग्रुप होगा। हीम ग्रुप कैसे होगा, अगर मैं सबसे पहले डीऑक्सी फॉर्म की बात करता हूँ। ठीक है, दो फॉर्म एग्जिस्ट करती हैं, एक डीऑक्सी फॉर्म और एक ऑक्सी फॉर्म। अगर मैं डीऑक्सी फॉर्म की बात करूँ तो आपका Fe2 होता है, क्या होगा, Fe2 होगा। ठीक है, और आपकी पोरफायरिन रिंग होती है। पोरफायरिन रिंग बेसिकली अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ, बस मैं सिंपल यहाँ पर रफली बनाऊँगा, यहाँ पर नाइट्रोजन्स और ये कुछ इस तरह से आपके होते हैं ग्रुप। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पर इस जो इनके बीच में जो कैविटी होती है उसमें जो होता है आपका आयरन इनसे जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पर जो Fe2 होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, इनसे अबव द प्लेन, अगर ये रिंग इस प्लेन में है तो ये थोड़ा सा अबव द प्लेन में लाई करता है। ठीक है, और एक इसकी कोऑर्डिनेशन साइड क्या होती है, हिस्टिडीन होती है। ठीक है, और अभी मैं एक कोऑर्डिनेट साइड वेकेंट छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टेंस्ड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर आयरन जो है वो फिट नहीं हो पाता इस रिंग में क्या होता है, फिट नहीं हो पाता, क्योंकि Fe2 का साइज़ क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। और Fe2 यहाँ पर क्या होता है, हाई स्पिन में होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है, ठीक है, O2 से जैसे ही ये बाइंड करेगा, अगर मैं ऑक्सी फॉर्म की बात करूँ यहाँ पर हम देखते हैं इसको, ऑक्सी फॉर्म। ठीक है, अब ये जो मैंने 6 कोऑर्डिनेट साइट वेकेंट छोड़ी हुई है ना, यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल से भी बाइंड हो सकता है। ठीक है, डीऑक्सी फॉर्म में। लेकिन ऑक्सी फॉर्म में क्या होता है, वहाँ पर जो 6 कोऑर्डिनेट साइट होती है वो
ऑक्सीजन से वो बाइंड हो जाता है। जब जैसे ही बाइंड होता है, जो मेरा Fe2 होता है ऑक्सीडाइज होता है Fe3 में। अब Fe3 होता है लो स्पिन हो जाता है और उसका साइज जो होता है छोटा होता है। अब वो कैविटी के अंदर आ जाता है और इन प्लेन, यहाँ पर वो क्या होगा, आउट ऑफ प्लेन ऑफ पोरफायरिन रिंग, यहाँ पर वो इन प्लेन में पहुँच जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूँ इसको, तो नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन, और ये कुछ इस तरह से मेरी रिंग हो जाएगी पोरफायरिन रिंग। और यहाँ पे मान लेते हैं हिस्टिडीन है और यहाँ पर मेरा ऑक्सीजन। अब ये जो ऑक्सीजन बाइंड हुआ है इसमें, वो किस तरह से होता है, तो वो यहाँ पर क्या होता है आपका सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको मैं एनाइन और रेडिकल की फॉर्म में दिखा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आपका क्या होता है, सुपर ऑक्साइड होता है, Fe आपका +3 में पहुँच जाता है। ठीक है, ये इसकी क्या होती है आपकी। और यहाँ पर क्या होता है, अगर Fe3 है लो स्पिन है तो आपका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होती है O2- और Fe3 लो स्पिन के बीच में, जिसकी वजह से ये भी क्या आता है, डायमैग्नेटिक। ये आता है डायमैग्नेटिक, और ये जो होता है वो पैरामैग्नेटिक ही होता है। डीऑक्सी फॉर्म में ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि यहाँ पर ये हाई स्पिन होता है, हाई स्पिन Fe2 होता है, तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, वो डायमैग्नेटिक हो गया। और यहाँ पर जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन की, वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में होती है। ठीक है, इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना था। ये तो बात हुई इनकी डीऑक्सी और ऑक्सी फॉर्म की। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एक इनकी, तो यहाँ पर कुछ जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ थी वो नेटी क्रैश कोर्स की वीडियोज़ में करवा रखी, जैसे जो पोरफायरिन का कहाँ पे क्या बैंड आता है, जो भी है वो सब चीज़ें वहाँ पर करवा रखी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कोऑपरेटिविटी डिस्कस करते हैं। कोऑपरेटिविटी की जो मेरी, अब कोऑपरेटिविटी सिर्फ हीमोग्लोबिन दिखाती है, मायोग्लोबिन नहीं दिखाती। मायोग्लोबिन एक ही यूनिट होती है, वो तो स्टोर करने काम आती है ना। कोऑपरेटिविटी वो दिखाती है बेसिकली जो वो ट्रांसपोर्ट करती है। तो कोऑपरेटिविटी बेसिकली हीमोग्लोबिन में होती है, मायोग्लोबिन में नहीं होती है। ठीक है, बस यहाँ पर ध्यान रखना, जो ये मैंने फॉर्म बनाई ना एक्टिव साइट्स, मायोग्लोबिन में एक ही साइट ऐसी प्रेजेंट होती है, लेकिन हीमोग्लोबिन में ऐसी 4, मतलब 4 टेट्रामर बनता है वहाँ पर, बस ये ध्यान रखना है। तो कोऑपरेटिविटी बेसिकली क्या होती है कि जब एक अब यहाँ पर टेट्रामर होता है हीमोग्लोबिन में, तो पहले क्या करेगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक यूनिट से बाइंड होगा। तो जब वो बाइंड हो रहा होता है, हमने देखा ना 10 से वो रिलैक्स स्टेट में आ गया। ठीक है, वो 10 स्टेट थी डीऑक्सी फॉर्म वाली, और जो ऑक्सी फॉर्म वाली स्टेट है उसको हम रिलैक्स स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो रिलैक्स स्टेट में आता है, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एक यूनिट से बाइंड करता है, तो प्रोटीन चेन में कुछ इस तरह का चेंज होता है कि अगला जो बाइंड कर रहा होता है यूनिट से, वो थोड़ा ईजिली बाइंड करता है। फिर फर्दर ऐसे कुछ चेंज होते हैं, तो थर्ड वाला होता है वो सेकंड वाले से भी अच्छा बाइंड कर रहा होता है, तो बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ती जाती है। तो इस तरह का अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ, तो हीमोग्लोबिन प्लस वाटर नहीं, ऑक्सीजन जब ये बाइंड करेगा, इसको K1 बोलते हैं क्लियर, तो ये HbO2 या ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऐसे बन गया। ठीक है, ये एक यूनिट से बाइंड हुआ, फिर फर्दर क्या करेगा, HbO2 अगेन एक और ऑक्सीजन से, यहाँ पर K2 हो गया, और ये HbO2 होल ट्वाइस हो गया। ठीक है, अगेन क्या करेगा, ये वाला फर्दर K3 HbO2 होल थ्राइस, और अगेन क्या हो जाएगा, HbO2 होल थ्राइस, अगेन एक यहाँ पर ऑक्सीजन लिखना भूल गया मैं। ठीक है, ये K4 हो गया, और लास्ट में आपका ये H हीमोग्लोबिन, और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपके जुड़ जाएंगे एक यूनिट से, एक हीमोग्लोबिन की यूनिट से। तो अब अगर मैं रिलेशन की बात करूँ, तो मैंने बताया ना कोऑपरेटिविटी कि जैसे जैसे बाइंड हो रहा है वैसे वैसे ईजी होता जा रहा है बाइंड। तो यहाँ पर क्या होगा, जो K4 होगा वो सबसे बड़ा होगा, देन आपका K3 आएगा, देन आपका K2 आएगा, और लास्ट में आपका K1 आएगा। ठीक है, ये क्लियर होगा आप लोगों को, इतना क्लियर होगा। तो ये था कोऑपरेटिविटी। अब कोऑपरेटिविटी के बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ आती है यहाँ पर, अगर मान लो अभी मैंने प्रोटीन चेन की बात की, जो प्रोटीन चेन है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती है ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में, अगर वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपकी प्रोटीन चेन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होता है, वहाँ पर जो आयरन होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और एक म्यू ऑक्सो डाइमर फॉर्म कर लेता है इस तरह से, Fe3O Fe3। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, हीमेटिन बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे बनता है, मैकेनिज्म
नेट वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको हीमेटिन बोलते हैं, और अगर ये बन गया तो वहाँ पर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता। इसलिए अगर आपका इन एब्सेंस ऑफ प्रोटीन चेन आपका ऑक्सीजन का कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता, तो बॉडी में ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो सकता है हीमोग्लोबिन से। अगर उसको आप बाहर निकालोगे, प्रोटीन अवेलेबल नहीं प्रोटीन चेन, तो वहाँ पर कोई ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, बोर इफेक्ट की। अब बोर इफेक्ट क्या होता है, बोर इफेक्ट, तो बोर इफेक्ट क्या होता है, जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हीमोग्लोबिन से वो पीएच डिपेंडेंट होती है, ठीक है, पीएच पे डिपेंड करती है, उसी को हम बोर इफेक्ट बोलते हैं। वो पीएच पे कैसे डिपेंड करती है, ये बोला जाता है कि जो O2 बाइंडिंग है, O2 बाइंडिंग कैपेसिटी विद हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस एज pH डिक्रीजेस, ठीक है। अगर pH डिक्रीज हो रहा होगा तो वहाँ पर O2 बाइंडिंग कैपेसिटी भी डिक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर होता कैसे है, वो क्या होता है, जैसे ऑक्सीजन ने बाइंड किया लंग से, ऑक्सीजन को बाइंड किया हीमोग्लोबिन ने, और उसको कहाँ पे पहुँचाती है, अपने टिश्यू वगैरह में, मसल्स में। तो जैसे टिश्यू मसल्स में क्या होता है, आपका ग्लूकोज का रिडक्शन होता है, बेसिकली उसका डिकम्पोजिशन होता है, और अल्टीमेटली आपको वहाँ पर CO2 मिलती है। तो मतलब CO2 प्रेजेंट होती है मसल्स और टिश्यू में, और CO2 का क्या होता है, हाइड्रेशन हो जाता है, कैटालिटिक हाइड्रेशन, है ना। कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, उसका कैटालिटिक हाइड्रेशन करता है, और कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस करता है। अब एसिड प्रोड्यूस हो रहा है तो वहाँ पर pH क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और pH कम हो जाता है तो वहाँ पर बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, और उसी की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन को ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जाता है थ्रू मायोग्लोबिन, ठीक है। ये प्रोसेस होता है पूरा का पूरा, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बोर इफेक्ट बोलते हैं। और देखा ये जाता है कि अगर आपका जो यहाँ पर 6.8 से लेके आप 7.6 तक का रेंज होता है pH का, और इस रेंज में यहाँ पर क्या होता है, हाई कैपेसिटी होती है आपकी बाइंडिंग कैपेसिटी, हाई बाइंडिंग कैपेसिटी, और इस तरफ आपकी क्या होती है, लो बाइंडिंग, ठीक है। तो मतलब अगर 7 से pH नीचे जाता है तो वहाँ पर इजीली O2 क्या हो जाती है, ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है मायोग्लोबिन में, और मायोग्लोबिन उसको क्या करता है, स्टोर कर लेता है। तो ये था आपका क्या, बोर इफेक्ट था, ठीक है। एक ऐसी आपकी क्या होती है, मेट हीमोग्लोबिन होती है। कौन सी होती है आपकी, मेट हीमोग्लोबिन, उसको भी देख लेते हैं, मेट हीमोग्लोबिन। तो जो मेट हीमोग्लोबिन होती है वो कुछ नहीं होती है, क्या, हीमोग्लोबिन में ही क्या होता है, अगर आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाए, ठीक है, आयरन Fe2 था ना वहाँ पर हीमोग्लोबिन में, डीऑक्सी फॉर्म की बात कर रहा हूँ, वहीं पे क्या हो जाए, आयरन क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए, Fe3 में पहुँच जाए ना, तो वहाँ पर क्या बोलते हैं, उसको हम मेट हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और फर्दर क्या करता है, वो O2 को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, ठीक है। अगर वो वहाँ पर क्या हो जाए, ऑक्सीडेशन ऑफ Fe2 इंटू Fe3 इन हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसको H भी लिख देता हूँ मैं, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन, अगर मेट हीमोग्लोबिन की बात करें तो वहाँ पर आयरन जो होता है +3 में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बस इतना था मेट हीमोग्लोबिन में। तो ये तो बात थी हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की। अब हम देखते हैं कौन सी, नॉन हीम कंटेनिंग, ठीक है। अब मैंने वहाँ पर क्या कहते हैं, वो जो बोर इफेक्ट अभी हमने डिस्कस किया ना, उसका ग्राफ भी बनता है कैपेसिटी वाला, वो ग्राफ वगैरह डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, नेट की वीडियो में, वहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ पर नॉन हीम कंटेनिंग की बात करें तो यहाँ पर 2 प्रोटीन आती है हमारी। एक तो हम क्या डिस्कस करेंगे यहाँ पर, हीमराइथ्रिन। अब इसमें भी हीम है, लेकिन यहाँ पर हीम ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है, ध्यान रखना आपको, हीमराइथ्रिन, ठीक है। हीमराइथ्रिन में कोई हीम ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। अगर एक्टिव साइट की बात करूँ मैं, बेसिकली तो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज करते हैं किसमें, इनवर्टिब्रेट्स में होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे, अगर एक्टिव साइट की बात करें, एक्टिव साइट देखते हैं इसकी, तो वहाँ पर 2 आयरन, जैसे हमने हीमोग्लोबिन में देखा वहाँ पर एक, मायोग्लोबिन में देखा 1 आयरन प्रेजेंट था, यहाँ पर क्या होते हैं, 2 आयरन प्रेजेंट होते हैं आपके, Fe, ठीक है। यहाँ पर ये 3 हिस्टिडीन से जुड़ा होता है, ये सब क्या है, हिस्टिडीन है, हिस्टिडीन, और यहाँ पर ये सिर्फ 2 हिस्टिडीन से जुड़ा होता है, ठीक है।
दो साइड क्या होती हैं इसकी, आपकी जुड़ी होती हैं। एक तो आपका ग्लूटामेट होता है और एक आपका एस्पार्टेट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन, ठीक है, ये आपका हो गया एस्पार्टेट, ठीक है। एक आपका एस्पार्टेट हो गया, एक ग्लूटामेट हो गया, और यहाँ पर एक हाइड्रोक्साइड ब्रिज होता है, ठीक है, OH यहाँ पे इस तरह से। तो एक आपका हेक्सा कोऑर्डिनेटेड होता है और एक आपका पेंटा कोऑर्डिनेट होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये तो कोऑर्डिनेटिवली सैचुरेटेड है, मतलब फर्दर बाइंडिंग नहीं करेगा, लेकिन वो बाइंड करता तभी ये O2 से बाइंड कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही Fe2 में होते हैं। ये क्या है, डीऑक्सी फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है ये, डीऑक्सी फॉर्म है, ये भी ध्यान रखना है। और ये दोनों ही क्या होते हैं, हाई स्पिन होते हैं, हाई स्पिन होते हैं, ठीक है। अब फर्दर अगर इसकी ऑक्सी फॉर्म की बात की जाए तो जब ऑक्सीजन इससे बाइंड करेगी तो ये क्या होता है, वहां पर ये वाली साइड तो एज इट इज रही, एज इट इज, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर एक ग्लूटामेट हो गया और एस्पार्टेट हो गया। अगेन यहाँ पे हिस्टिडीन लगी हुई है, और ये जो हाइड्रोक्साइड था ना, अब और यहाँ पर ऑक्सीजन की बाइंडिंग, तो यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि जो आपका ऑक्सीजन बाइंड होता है वो किस फॉर्म में, जैसे आपका हीमोग्लोबिन में O2 माइनस मतलब सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में था ना, यहाँ पर आपका ये HO2 माइनस, ठीक है, होता तो पर ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन बाइंड होता है वो HO2 माइनस पर ऑक्साइड ही होता है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं HO2 माइनस की फॉर्म में यहाँ पर ये बाइंड होता है। और अब क्या हो जाता है, ये भी 3 हो जाता है, ये भी 3 हो जाता है, ठीक है। और ये दोनों ही लो स्पिन रहते हैं, लो स्पिन रहते हैं, लेकिन दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये क्या करते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक कपल करके आपको डायमैग्नेटिक स्टेट ही देते हैं। तो ये भी डाया ही होता है, ऑक्सी फॉर्म डाया ही होती है, ठीक है। तो आपकी जो डीऑक्सी फॉर्म होते हैं, यहाँ पर भी एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होती है थ्रू ऑक्सीजन ब्रिज, तो यहाँ पर भी ये क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक ही होते हैं, ठीक है। ये भी डाया होता है और वो भी डायामैग्नेटिक होती है, ये आपको ध्यान रखना था। तो ये तो बात थी किसकी, हीमराइथ्रिन की। अब हम बात करते हैं किसकी, यहाँ पर हीमोसाइनिन की। जो सेकेंड है आपकी नॉन हीम कंटेनिंग, वो है हीमोसाइनिन, हीमोसाइनिन। तो हीमोसाइनिन बेसिकली एक कॉपर कंटेंट, अब यहाँ पर भी क्या होता है, हीम ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, ना ही कोई साइनाइड ग्रुप प्रेजेंट है, साइनिन लिखा हुआ है ना, लेकिन यहाँ पर कोई साइनिन, इसका मतलब सिंपली ये होता है ब्लू ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कॉपर कंटेनिंग ये है, क्या है, प्रोटीन है। यहाँ पे क्या होता है आपका एक्टिव साइट पे कॉपर प्रेजेंट होता है, ये भी O2 ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज में काम आती है, और ये भी इन्वर्टिब्रेट्स में ही होती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी एक्टिव साइट की बात करें हम, तो पहले हम डीऑक्सी फॉर्म देखेंगे। तो डीऑक्सी फॉर्म में क्या होते हैं, यहाँ पर 2 कॉपर सेंटर होते हैं, ठीक है, दोनों ही कॉपर 1 होते हैं, और यहाँ पर आपके क्या होते हैं, हिस्टिडीन लगे हुए होते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये D10 है, D10 सिस्टम है, D10। और हाँ, अगर हीमराइथ्रिन की बात करें तो डीऑक्सी फॉर्म उसकी कलरलेस होती है, और ऑक्सी फॉर्म जो होती है वो पर्पल रेड कलर की होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी क्या है, डायमैग्नेटिक है, D10 स्टेट है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। इन दोनों कॉपर का जो डिस्टेंस है, इसमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। कुछ बुक्स में दिया हुआ है कि ये जो डिस्टेंस होता है वो 460 पिकोमीटर होता है, ठीक है, रेफरेंस बुक की बात कर रहा हूँ मैं। और हाउसक्राफ्ट में दिया हुआ है कि ये 354 पिकोमीटर होता है। अब 2 रेफरेंस बुक में अलग अलग दिया हुआ है, तो आप दोनों को ही कंसीडर कर सकते हैं। एग्जामिनर इसमें आपसे कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। जब कोई 2 रेफरेंस बुक में अगर ऐसा दे रखा होता है, एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ पर क्या है कि ये जो
सैंपल लिया जाता है ना हीमोसाइनिन का, अगर वो अलग अलग चीज़ों से लिया हुआ है ना तो ये डिस्टेंस अलग आ सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि सैंपल कहाँ से लिया हुआ है। तो कुछ बुक्स में जहाँ पे जिस पेपर का रेफरेंस दिया होगा उसमें अलग सैंपल यूज़ किया हो तो वहाँ पे 460 पिकोमीटर दिया हुआ है, लेकिन हाउसक्रॉफ्ट में 354 पिकोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आप दोनों को ही कंसिडर कर सकते हैं। ये बात हो गई इसके डिस्टेंस की, ठीक है। डायामैग्नेटिक होता है, D10 सिस्टम है, डायामैग्नेटिक है। लेकिन जैसे ये क्या करता है ऑक्सीजन से बाइंड करेगा तो यहाँ पर क्या होता है ये कॉपर, और जो ऑक्सीजन बाइंड होती है वो आपकी पर ऑक्साइड में होती है और म्यू फॉर्म में होती है, ठीक है। अब कॉपर जो होता है ऑक्सीडाइज हो जाएगा, +2 में हो जाएगा और बाकी आपके एज इट इज़ रहेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कॉपर D9 है, मतलब यहाँ पर कॉपर टू D9 है, लेकिन यहाँ पर भी एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होती है और ये भी क्या होता है बेसिकली आपका डायामैग्नेटिक ही होता है। ये भी डायामैग्नेटिक होता है, लेकिन ये क्या होता है कलर्ड होता है ब्लू कलर का। कैसा होता है आपका ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अगर मैं O2 की बाइंडिंग की बात करूँ, जो आपका पर ऑक्साइड है वो बाइंड होता है आपका म्यू ईटा 2 फॉर्म में, ठीक है। ईटा 2 मतलब यहाँ पर एक कॉपर जो है वो आपका 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है O2 2- में, तो ध्यान रखना इसको। डायमैग्नेटिक होता है लेकिन ब्लू कलर होता है। ब्लू कलर किसकी वजह से आता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। ये जो O2 है ना इससे चार्ज ट्रांसफर होता है आपका कॉपर टू सेंटर को, तो ये LMCT दिखाता है, इसकी वजह से ये इंटेंस ब्लू कलर दिखाता है। वहीं आपका जो ये वाली फॉर्म होती है वो क्या होती है आपकी कलर लेस होती है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना था। तो इसमें इतना ही। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका गेट में पूछा हुआ है और आपका देखो रिसेंट ईयर 2022 में पूछा हुआ, कितना ईजी क्वेश्चन है वो देखते हैं। द न्यू ओ रेजोनेंस रमन टचिंग फ्रीक्वेंसी इन सेंटीमीटर इनवर्स ऑफ द कोऑर्डिनेटेड डाईऑक्सीजन इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सी हीमोसाइन अपीयर्स रिस्पेक्टिवली नियरली एट, ठीक है। तो अभी तक मैंने बताया नहीं था आपको, इसीलिए नहीं बताया था क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि जो न्यू ओ है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो कब कहाँ पे आती है। आपको ये तो बता दिया ना मैंने, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है तो वहाँ पे जो बाइंडिंग होती है वो सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में होती है ना। और अगर मैं बात करूँ किसकी, ऑक्सी हीमोसाइनिन की, तो यहाँ पर जो बाइंडिंग होती है वो पर ऑक्साइड की फॉर्म में होती है। अब हम देखते हैं क्या क्या होता है। अब सुपर ऑक्साइड का अगर मैं आपको बॉन्ड ऑर्डर बोलूँ, अगर मैं O2 2- की बात करूं तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर था 1.5 आता है कि नहीं आता है ना, एक रेडिकल एनायन रहता है। और अगर मैं O2 2- की बात करूं तो यहाँ तो बॉन्ड ऑर्डर आपका 1 आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो सुपर ऑक्साइड है ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसमें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आ रही होगी एज़ कम्पेयर टू इसके। तो अब ऑप्शन देखते हैं, जहाँ जहाँ क्या इसकी कम दे रखी है, इसमें कम दे रखी है, इसमें कम दे रखी है, इन दोनों को काट दो, ठीक है। अब इन दोनों को देखो। अब मैं अगर बात करूँ जो सुपर ऑक्साइड है ना आपकी, इसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो 1100 से लेके आपकी 1150 तक हो सकती है, ठीक है। मैं रफली बता रहा हूँ आपको, इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, ऑलमोस्ट इतनी आएगी, ठीक है। लेकिन यही O2 2- की बात करूँ तो ये 750 से लेकर आपकी 840 850 तक हो सकती है, ठीक है। बस ये जो 1500 दे रखा है ना, ये तो आपकी O2 की होती है, वो डबल बॉन्ड होगी, बट इस फॉर्म में तो कोई है ही नहीं। इसमें तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है ना आपका, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1.5 एंड 1 है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो ये वाला आएगा, ठीक है। इसमें 1136 आ गई आपकी ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब O2- वाली की, और 744 आ गई आपकी पर ऑक्साइड वाले की, अगर वो बाइंड कर रखा है, ठीक है। बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आ जाएगा। ये तो गेट में पूछा हुआ था। अब एक जैम का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जैम में देखो बेसिकली बहुत ईजी क्वेश्चन पूछा था कि द हीम कंटेनिंग प्रोटीन्स इज आर, कौन सी हीम कंटेनिंग प्रोटीन है। तो अभी हमने देखी कौन सी, मायोग्लोबिन देखी, ठीक है। हीमोग्लोबिन तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन ये MSQ है क्वेश्चन। अब क्या होते हैं हीम, देखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है। एक तो हीम आपकी मायोग्लोबिन हो गई, हीमोग्लोबिन, साइटोक्रोम्स में भी हीम प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये भी आंसर होएगा आपका, साइटोक्रोम्स में भी होती है, साथ साथ आपकी कैटालेज एंड पर ऑक्सीडेज, अभी उसको भी देखेंगे। कैटालेज और पर ऑक्सीडेज में भी हीम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें नहीं है, इसमें हमने देखा भी नहीं था और इसमें भी नहीं था। तो ऑप्शन यहाँ से क्या आ जाएगा, ए और डी जो हैं इसके वो करेक्ट होंगे, ठीक है। मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम सी में जो है वो हीम प्रेजेंट होता है, नॉन हीम ये वाली हो गई, ठीक है। तो ये जैम 2017 में क्वेश्चन आया था। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर क्या, आपका विटामिन B12 देखेंगे, ठीक है। विटामिन B12 से भी काफ़ी क्वेश्चन गेट में भी आए हुए हैं और जैम में पूछे, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे में, मेटल कौन सा है या किस से बाइंड हो रहा है क्या नहीं है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी एक्टिव साइड देखेंगे।
एक्टिव साइट। तो अगर मैं इसकी एक्टिव साइट की बात करूं आपसे, तो यहाँ पर क्या होता है, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है एक्टिव साइट पे, ठीक है। और अगेन आपकी जो रिंग होती है ना यहाँ पर, वो जो रिंग होती है उसको मैं ऐसी रफली अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। वो यहाँ पर पोरफायरिन ना होके कौन सी रिंग होती है, कोरिन रिंग होती है, कोरिन रिंग, ठीक है। पोरफायरिन रिंग नहीं होती है, कोरिन रिंग होती है। और एक ये साइड जो होती है आपकी बेंजीन इमिडाजोल से जुड़ी हुई होती है, बेंजामिडाजोल, बेंजा इमिडाजोल से। और ये जो आपकी ये साइड होती है, इस पे डिपेंड करता है कि इसको विटामिन B12 बोला जाएगा, कोएंजाइम B12 बोला जाएगा। अब हाँ, विटामिन B12 और कोएंजाइम B12 में भी डिफरेंस होता है, ठीक है, वो भी देखते हैं अभी क्या किससे होता है। और कोबाल्ट जो होता है जनरली वो 3 में प्रेजेंट होता है, और क्या होता है आपका, लो स्पिन होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इतना क्लियर होगा। तो अब ये जो R ग्रुप है ना, इससे इनके नाम डिसाइड होते हैं। अगर ये R ग्रुप जो है आपका, ठीक है, अगर ये R ग्रुप जो है आपका वो CN है, ठीक है, तो इसको साइनोकोबाल अमीन यानी कि विटामिन B12 बोलते हैं, ठीक है। यही क्या होता है अपना, विटामिन B12 होता है। और इसका ऐसे नाम क्या है आपका, साइनोकोबाल अमीन। लेकिन वही ये R अगर क्या हो आपका, एडिनोसिल हो, एडिनोसिल लिगेंड हो, तब इसको हम बोलते हैं कोएंजाइम B12, कोएंजाइम ठीक है। अभी इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये क्या होता है, कुछ रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है, उसके बारे में भी देखेंगे, ठीक है। और अगर आपका R जो है वो मिथाइल ग्रुप हो जाए, CH3, तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल कोबालामीन, मिथाइल कोबालामीन, ठीक है। तो इस तरह से इनकी नेमिंग की जाती है, ठीक है, डिफरेंट। तो आपका कोएंजाइम B12 जो है और विटामिन B12 है, दोनों ही अलग होते हैं। विटामिन B12 में आपका CN होता है 6 कोऑर्डिनेशन साइड पे, और आपका कोएंजाइम B12 में क्या होता है, एडिनोसिल होता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और बनता कैसे, जब एडिनोसिन क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP को रिएक्ट करवाते हैं ना हम इससे, कोबालामीन से, तब जाके हमारा क्या बनता है, ये कोएंजाइम B12 बनता है, जिसमें मेटल और कार्बन का डायरेक्ट बॉन्ड होता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, अभी हम करेंगे भी इसको। तो जब मेरा ये कोएंजाइम B12 जो होता है उसमें आपका कोबाल्ट और कार्बन का सीधा सीधा बॉन्ड मिलता है, तो ये और मेटल और कार्बन का बॉन्ड हुआ, मतलब उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये पहला नेचुरल, मतलब इकलौता नेचुरल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है एज इट इज़, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप कुछ रिएक्शंस देखते हैं, कुछ रिएक्शंस हम देखते हैं कोएंजाइम B12 की। तो कोएंजाइम B12 आपका एक तो 1,2 आइसोमराइजेशन करवा देता है, कोएंजाइम B12, ठीक है। 1,2 आइसोमराइजेशन कैसे आपका, सी यहाँ पर मान लेते हैं X है और यहाँ पर आपका H है, ठीक है। तो ये इसको कैसे आइसोमराइज करवा देगा, अब X इधर आ जाएगा और आपका H इधर चला जाएगा, इस तरह से आपकी रिएक्शन करवाता है ये, ठीक है। 1,2 आइसोमराइजेशन भी करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है इसकी, आपकी मिथाइलेशन भी करवा सकता है, ठीक है, मिथाइलेशन, मिथाइलेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कुछ ये है CH2 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 और यहाँ पर SH है, कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, अगर मैं इसमें कोएंजाइम B12 डालूंगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पर मिथाइल ट्रांसफ़र कर देगा, यहाँ पर ये इसको एक कार्बन बढ़ जाएगा, CH2 CH2 S CH3 आ जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से यहाँ पर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है आपका, ये मिथॉक्सी एल्कोहल, मतलब एक तरह से मिथॉक्सी ग्रुप को भी इंट्रोड्यूस कर सकता है, NH2 CH2 COOH। अगर इसमें मैं डाल दूंगा तो क्या होगा आपका, ये बन जाएगा आपका NH2 CH2 COOH और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, CH2OH, CH2OH, एक मिथॉक्सी ग्रुप, मिथॉक्सी मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, है ना, एल्कोक्सी या फिर हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप बोल सकते हैं इसको,
तो इस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शंस को कैटालाइज करता है इन तरह के रिएक्शन। तो बेसिकली एग्जाम में क्या करते हैं, आपको ऐसी रिएक्शंस दे देंगे और पूछ लेंगे कौन सा एंजाइम है या कौन सा मेटल इन्वॉल्व है इन रिएक्शंस में, ठीक है। तो इस तरह से अभी वो जब आप देखते हो ना, आपको मैच द कॉलम दे देते हैं, एक तरफ रिएक्शंस लिखी हुई है, एक तरफ आपके एंजाइम की नेम लिखे हुए हैं, तो उस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो अगर आपको ये रिएक्शंस याद हो कि हाँ कौन कौन सी रिएक्शन जो होती हैं वो होती हैं इधर, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो बोला अमंग्स द फॉलोइंग द ग्रुप दैट इज बाउंड टू द मेटल एंड कोएंजाइम B12 इज, ठीक है। तो अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, जब एक कोएंजाइम B12 होता है, ठीक है, इसकी एक रिड्यूस फॉर्म भी होती है, ठीक है। अगर मैं इसकी एक रिड्यूस फॉर्म की बात करूँ, जो विटामिन B12 है, अगर मैं उसकी रिड्यूस फॉर्म की बात करूँ, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ विटामिन B12, विटामिन B12, ठीक है, तो उसको जो है वो विटामिन B12 R से हम लिख सकते हैं, विटामिन B12 R भी बोल सकते हैं, एक रिड्यूस फॉर्म है, ठीक है। इसमें जो कोबाल्ट होगा वो 2 में होता है, ठीक है। फर्दर रिडक्शन भी कर सकते हैं कोबाल्ट 2 का कोबाल्ट 1 में, और अब आपको जो मिलेगा वो आपको B12S मिल जाएगा, ठीक है, सुपर रिड्यूस फॉर्म। जो सुपर रिड्यूस फॉर्म होता है उसमें कोबाल्ट जो होता है वो 1 में होता है। अब इसमें ये क्यों बता रहा हूँ मैं, उसको देखो, तो कोबाल्ट 1 में होता है यहाँ पर, और इसका काम क्या है, ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, ठीक है। कैसा होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है और इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट कर सकता है, न्यूक्लियोफिलिक। तो ये काफ़ी रिएक्शंस दिखाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको RX से रिएक्ट करवाऊँ ना, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक कर देगा और X यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पर R लग जाएगा, एल्काइलेशन हो जाएगा, इसका एसाइलेशन भी हो जाता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर ये काम करता है। तो इसमें इतना था। हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन का क्या बोल रहा है, अमंग्स द फॉलोइंग द ग्रुप दैट इज बाउंड टू द मेटल एंड कोएंजाइम B12 इज। तो बताया भी मैंने, कोएंजाइम B12 से कौन सा लिगेंड था आपका, मिथाइल था, नहीं ये तो मिथाइल कोबालामीन में था, साइनाइड नहीं, ये तो विटामिन B12 में होता है। कोएंजाइम B12 में आपका एडिनोसिल होता है, ठीक है, ये भी नहीं होता। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर C आ जाएगा। गेट 2016 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, जैम 2022 में ही क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड। अमंग द फॉलोइंग द बायोमोलिक्यूल विद अ डायरेक्ट मेटल कार्बन बॉन्ड इज। तो अभी मैंने बताया कौन सा था आपका, नाइट्रोजिनेस में होता है क्या, नहीं होता नाइट्रोजिनेस में। अभी हम नाइट्रोजिनेस की बात करेंगे आगे। क्लोरोफिल में, हाँ क्लोरोफिल का चलो देख लेते हैं। क्लोरोफिल जो होता है उसमें क्या होता है आपका, मैग्नीशियम होता है, ठीक है, मैग्नीशियम होता है। और आपकी एक कौन सी रिंग होती है इसमें, नाइट्रोजन 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 नाइट्रोजन। तो इस तरह की जो इसमें रिंग होती है उसको हम बोलते हैं क्लोरीन रिंग, क्लोरीन रिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसमें कोई आपका मेटल कार्बन बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। एक तो इसकी शायद हिस्टीडीन से जुड़ी होती है साइड, और एक आपका यहाँ पर वाटर होता है, ठीक है। डिफरेंट, ये आपका जो ग्रुप है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है। अब अगर हीमोग्लोबिन की बात करो तो हीमोग्लोबिन में भी आपको पता है इसमें भी यहाँ पर कोई मेटल कार्बन बॉन्ड नहीं होता, सिर्फ आपको कोएंजाइम B12 में ही क्या होता है, आपका जो एडिनोसिल लिगेंड जुड़ता है वो कार्बन के थ्रू ही कोबाल्ट 3 से जुड़ता है। इस वजह से यहाँ पर मेटल कार्बन, ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं हम, यहाँ पर जिंक कंटेनिंग एंजाइम्स पढ़ेंगे। तो जिंक कंटेनिंग एंजाइम आपके 2 ही हैं, और जैम पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैम में ज़्यादा पूछते हैं इस चीज़ को, गेट में थोड़ा कम पूछते हैं, ठीक है। 2 एंजाइम पढ़ेंगे हम यहाँ पर। एक तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, ठीक है। क्या काम है इसका, काम क्या होता है, क्लीव करता है पेप्टाइड बॉन्ड को फ्रॉम C टर्मिनल, ठीक है। क्लीव्ड पेप्टाइड बॉन्ड फ्रॉम C टर्मिनल, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये क्लीव करता है पेप्टाइड बॉन्ड को C टर्मिनल से करता है, ठीक है। जो मैकेनिज्म है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। हम यहाँ पे सिंपल इसकी एक्टिव साइट की बात करें, अगर एक्टिव साइट अगर देखें इसकी तो क्या होगी, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हुए भी नहीं है आपके। तो एक्टिव साइट की अगर बात करूँ तो जिंक होता है और 2 पॉजिटिव में होता है, ठीक है। एक तरफ आपका यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होगा, यहाँ पर 2 हिस्टिडीन होंगे, ठीक है, और यहाँ पर एक ग्लूटामेट जुड़ा हुआ होता है,
ठीक है, कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेशन मतलब एक्टिव साइट होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कैसा है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड है, पेंटा कोऑर्डिनेटेड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना था बस इसमें। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में आपका यही है, बस इतना ज़्यादा इसमें कुछ खास है नहीं। अब हम बात करते हैं किसकी, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की, वो थोड़ा इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है आपका, कार्बोनिक एनहाइड्रेस। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, जैसे वो क्या करता था, क्लीव करता था पेप्टाइड बॉन्ड को, ये क्या करता है आपका कैटालिटिक रिवर्सिबल हाइड्रेशन करता है किसका, CO2 का। तो CO2 का क्या करता है, H2O का इसका कैटालिटिक हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करता है, मतलब यहाँ पर कार्बोनिक एसिड और फर्दर ये मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, जो इन नेचर में ये रिएक्शन होती है वो काफ़ी स्लो होती है, क्योंकि वाटर आपका जो है बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर, जब कार्बोनिक एनहाइड्रेस यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, तो अभी हम देखते हैं इसकी मैकेनिज्म के बारे में, तब थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो ये वो उस रिएक्शन को थोड़ा सा फास्ट कर देता है नेचर में। अब होता कैसे, देखो यहाँ पे एक्टिव साइट की बात करते हैं पहले, एक्टिव साइट। तो जो एक्टिव साइट है इसकी वो कुछ इस तरह से होती है, जिंक यहाँ पर भी 2+ में होता है, यहाँ पर आपका वाटर मॉलिक्यूल लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर आपके हिस्टिडीन होते हैं 3। ठीक है, इस तरह से इसकी एक्टिव साइट होती है, और ये टेट्रा कोऑर्डिनेट मतलब एक तरह से टेट्राइडल एनवायरनमेंट में रहता है। ठीक है, अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल में नहीं रहता एक्चुअली। यहाँ पर क्या होता है, ये इतना एक्टिवेटेड वाटर मॉलिक्यूल होता है, आपको पता है जिंक 2+ जो होता है उसकी पोलराइजिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो क्या करता है, इसकी एसिडिटी को वाटर की बढ़ा देता है, जिसकी वजह से H+ आराम से निकल जाता है। यहाँ पे एक प्रॉक्सिमल हिस्टिडीन भी प्रेजेंट होती है जिसका H+ आराम से ले लेती है, और अल्टीमेटली जो हमें एक्टिव साइट मिलती है ना इसमें, वो आपको ये वाली मिलती है। तो जिंक बाउंड हाइड्रोक्साइड जो होता है वो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है इसमें, तो ये हमें अल्टीमेटली मिल गया। अब क्या होगा, यहाँ पर आपको पता है लोन पेयर्स हैं, और यहाँ पर आपका CO2 आ जाएगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये यहाँ से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक इंटरमीडिएट कैसा मिलेगा, जिंक OH कार्बन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब वो नेगेटिव चार्ज होगा और डीलोकलाइज कर सकता है, तो इसको हम ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, फर्दर क्या होगा, यहाँ पर ये लगे हुए हैं इस तरह से। अब ये क्या होता है, ये यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर अटैक कर देता है, और एक इंटरमीडिएट और बनता है इसमें। ये इंटरमीडिएट भी ध्यान रखने, ठीक है, कभी कभार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा जिंक, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, यहाँ पर आएगा आपका जिंक, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और ये कार्बन हो गया आपका, और यहाँ पर आपका ये कुछ इस तरह से ऑक्सीजन जुड़ा होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे अगेन इस तरह से, और ये आगे एज इट इज़ लगे हुए होंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, स्टेप आएगा आपका, वाटर मॉलिक्यूल आएगा और यहाँ पर अटैक करेगा, और ये आपका पूरा का पूरा HCO हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट ये निकल जाएगा, HCO3 नेगेटिव आयन निकल जाएगा, और यहाँ पर वो H+ ले लेगा अगेन, तो और कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपका, अगेन वही बन जाएगा, OH वाटर मॉलिक्यूल आ गया, हिस्टिडीन, और आपका HCO3 नेगेटिव निकल जाता है। ठीक है, और फर्दर ये क्या होगा, ये H निकल जाएगा, फिर से ये हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, फिर से अटैक करेगा, इस तरह से ये कैटालिटिक साइकिल चलती रहती है। तो बस ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना था कि कौन कौन से इंटरमीडिएट बन रहे हैं आपके, और किस तरह से रिएक्शन हो रही है, कौन सी एक्टिव स्पीशीज़ है, वो सब पता होना चाहिए आपको। तो बस इसमें इतना ही था। अब इसके हम क्वेश्चन की बात करें, तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका जैम में पूछा हुआ है। ठीक है, गेट में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता इससे, बस थोड़ा जो पहले पूछा हुआ है कौन सा मेटल इन्वॉल्व है क्या है, वो तो आपको पता चल गया कि जिंक मेटल इन्वॉल्व होता है। तो द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम इज आर, कौन सी ट्रू स्टेटमेंट, इट इज़ इन्वॉल्व इन द पेप्टाइड बॉन्ड क्लीवेज। तो ये था क्या, ये तो गलत है ना, उसमें तो आपका क्या था, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए था,
उसमें रेडॉक्स इनएक्टिव जिंक 2 प्लस आयंस इज इन्वॉल्व इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम। तो बिल्कुल सही बात है। अब इसका मतलब समझो, तो जिंक 2 प्लस होता है, उसकी और ऑक्सीडेंट स्टेट जो होती हैं वो अवेलेबल नहीं होती हैं। जिंक ज़्यादातर क्या होता है, +2 में ही होता है ना, तो वो रेडॉक्स रेडॉक्स एक्टिविटी नहीं दिखाता है, रेडॉक्स इनएक्टिव होता है, ठीक है। और ज़्यादा जो अलग अलग ऑक्सीडेंट स्टेट हैं वो एक्वायर नहीं कर पाता, इसलिए इसको बोलते हैं रेडॉक्स इनएक्टिव जिंक 2 आयन इज इन्वॉल्व इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम, ठीक है। और ये काफ़ी क्रूशियल रोल निभाता है, ठीक है। सी की बात करो, एक्टिवेटेड MOH2 एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इन द एंजाइम, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हम सही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने एक्टिवेटेड वर्ड का यूज़ कर लिया। सिंपल अगर वहाँ पे इसने लिखा होता कि MOH2 जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो गलत हो जाती है स्टेटमेंट। उसने बोला एक्टिवेटेड MOH2 है, मतलब यहाँ पर एक्टिवेट करता है वाटर मॉलिक्यूल को, तो ये H अपना मैकेनिज्म में निकल ही जाता है, तो वो आपका अल्टीमेटली आपको मेटल हाइड्रोक्साइड ही मिलता है। तो इसलिए हम इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हाँ ये करेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट स्टेटमेंट क्या बोला, द मेटल आयन इज कोऑर्डिनेटेड टू द साइड चेन ऑफ द हिस्टीडीन। तो बिल्कुल सही बात है ना। मेटल आयन किससे अपना कोऑर्डिनेट हुआ है, साइड चेन ऑफ हिस्टीडीन से, है ना। प्रोटीन जो चेन जुड़ी हुई होती है हिस्टीडीन के थ्रू, तो उससे जुड़ा होता है। तो यहाँ पर जो आपका ये MSQ था, तो B, C एंड D आपकी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, कॉपर प्रोटीन्स, ठीक है। कॉपर प्रोटीन्स में अब हमें ब्लू कॉपर प्रोटीन और नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन देखेंगे, ठीक है। कुछ हम देखेंगे कि जहाँ पर उनकी एक्टिव साइट पे सिर्फ सिंगल कॉपर प्रेजेंट है, और कुछ हम देखेंगे कि यहाँ पर मल्टी कॉपर सेंटर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर ब्लू कॉपर प्रोटीन्स की। किसकी बात करेंगे, ब्लू कॉपर प्रोटीन्स की। अब ये जो ब्लू कॉपर प्रोटीन्स होती है ना, इसमें एक बात ये होती है कि इसमें एटलीस्ट आपको एक टाइप 1 कॉपर सेंटर चाहिए होता है। अब ये टाइप 1 कॉपर सेंटर क्या होता है, ठीक है। एटलीस्ट क्या चाहिए होता है आपको, एक टाइप 1 सेंटर प्रेजेंट होना चाहिए, टाइप 1 कॉपर सेंटर, ठीक है। अब ये टाइप 1 कॉपर सेंटर बेसिकली उसको बोला जाता है जिसको कैरेक्टराइज किया जाता है कि वहाँ पर लैम्डा मैक्स जो आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 600 नैनोमीटर के आसपास आता है, ठीक है। और ये इंटेंस क्या दिखाते हैं, कलर दिखाते हैं। इंटेंस ब्लू कलर होता है इनका इन द ऑक्सीडाइज फॉर्म, ठीक है। इंटेंस ब्लू कलर इन ऑक्सीडाइज फॉर्म, मतलब कि कॉपर 2 प्रेजेंट होगा वहाँ पर, ठीक है। सिंगल कॉपर सेंटर होगा और वहाँ पर इंटेंस ब्लू कलर होगा इन ऑक्सीडाइज फॉर्म, मतलब कॉपर 2। और वो कलर आता है बेसिकली LMCT की वजह से, लिगेंड टू मेटल चार ट्रांसफ़र, वो भी कहाँ से, सिस्टीन लिगेंड से आपका कॉपर 2 पे, ठीक है। और इस क्लास में बेसिकली अगर मैं सिंगल कॉपर सेंटर्स की बात करूं तो आपकी 3 प्रोटीन्स आती हैं। फर्स्ट आपकी प्लास्टोसाइनिन, तो प्लास्टोसाइनिन की अगर मैं एक्टिव साइट की बात करूंगा तो वहाँ ये क्या होती है आपकी 4 कोऑर्डिनेट साइट होती है इसकी, एक कॉपर प्रेजेंट होगा, ठीक है। और क्या होती हैं ये जो जितनी भी मैं सिंगल कॉपर सेंटर वाली टाइप 1 सेंटर वाली प्रोटीन्स की बात करूँ, जैसे प्लास्टोसाइनिन हो गई, स्टेलासाइनिन हो गई और एजुरिन हो गई, ठीक है। ये क्या होती हैं, इनमें आपकी 2 हिस्टीडीन लिगेंड और एक क्या होगा आपका सिस्टीन लिगेंड तो प्रेजेंट हो गई होगा, बाकी अदर कुछ अलग अलग हो सकते हैं। जैसे इसकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक आपका हिस्टीडीन होगा, ठीक है, और एक आपका सिस्टीन होगा, ठीक है। सल्फर और सिस्टीन से जुड़ा होगा, यहाँ पर नाइट्रोजन और हिस्टीडीन से एक और हिस्टीडीन होगी, और एक आपकी यहाँ पर क्या होगी, मिथियोनिन होगा, सल्फर ऑफ मिथियोनिन, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और यहाँ पर क्या हो सकता है, एक और हिस्टीडीन होगा, ठीक है। हिस्टीडीन आपकी नाइट्रोजन से बाइंड होती है, सिस्टीन आपकी सल्फर से बाइंड होती है, और मिथियोनिन भी आपकी सल्फर से ही बाइंड होती है, ठीक है। ये प्लास्टोसाइनिन की है। ऑक्सीडाइज फॉर्म में कॉपर 2 होता है और रेड्यूस फॉर्म में ये कॉपर 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिस्टीन से आपका कॉपर 2 पे 4 ट्रांसफर होगा, इसलिए इंटेंस ब्लू कलर दिखाती है। और उसका काम क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का ही काम होता है इनका। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। फोटो सिस्टम 1 से 2 में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। और जैसे वहाँ पर होता है ना वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, तो वहाँ पर इनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो ये तो बात थी किसकी, प्लास्टोसाइनिन की। जो नेक्स्ट है हमारी यहाँ पर ब्लू कॉपर प्रोटीन, वो है आपकी स्टेलासाइनिन, ठीक है, स्टेलासाइनिन। अब स्टेलासाइनिन की बात करूँ तो बस ऐसी ही कोऑर्डिनेशन, हाँ इसमें अब अगर मैं कोऑर्डिनेशन की बात करूँ तो ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, डिस्टॉर्टेड
टेट्राहेड्रल होता है, ये भी ध्यान रखना है आपको। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल लिगेंड भी अलग हैं और एक तो कॉपर 2 प्रेजेंट है, ठीक है, जेटीडी भी हो सकती है और साथ में लिगेंड भी अलग अलग हैं, इसलिए डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर बोली जाती है। अगर मैं सेलासाइन की बात करूँ तो कुछ नहीं करना आपको, बस एस मिथियोनिन को हटा के आपको सेरीन डाल देनी है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ इसकी तो कॉपर होगा आपका हिस्टिडीन, सिस्टीन और यहाँ पर आपकी बस ऑक्सीजन ऑफ सेरीन आ जाएगी, ठीक है। तो ये इतना फर्क होता है किसमें, प्लास्टोसाइनिन और स्टेलासाइनिन में। वहाँ पर सल्फर ऑफ मिथियोनिन से जुड़ा था, यहाँ पर ऑक्सीजन ऑफ सेरीन से बस यहाँ पर ये जुड़ जाएगा और ये स्टेलासाइनिन बन जाएगा, ठीक है। ये भी इसका भी सेम काम होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट ही करते हैं, ठीक है। अब लास्ट में बात करते हैं हम एजुरिन की। तो ये भी डिस्टॉर्टेड कैसा होता है, टेट्राहेड्रल ही होता है। थर्ड जो है हमारा वो क्या है, एजुरिन है इसमें, एजुरिन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ एजुरिन की तो एजुरिन जो होती है वो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता उसका, वहाँ पर वो पेंटा कोऑर्डिनेटेड होती है, ठीक है। और अगेन वही 2 हिस्टिडीन और 1 सिस्टीन लिगेंड तो प्रेजेंट हो गई होगा। होता क्या है, जैसे कॉपर है आपका, ऑक्सीडाइज फॉर्म की बात करता हूँ, कॉपर 2 है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा जी, एक ट्रायगोनल प्लेन में आपके इस तरह से हिस्टिडीन, 2 हिस्टिडीन होंगी और 1 सिस्टीन होगी। ये तो आपकी हो जाती हैं किसमें, ट्रायगोनल प्लेन में, ठीक है। और जो एक्सियल पोजीशंस होती हैं बेसिकली उन पे आपकी क्या होगी, एक तो सल्फर ऑफ मिथियोनिन और आपकी ऑक्सीजन ऑफ ग्लाइसिन, ठीक है। तो ये होती है क्या इसकी, इस तरह से ट्रायगोनल बाय पिरामिडल, इसको कैसे टीबीपी में ये अरेंज होती है, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होता है ड्यू टू डिफरेंट लिगेंड, बट मतलब अप्रॉक्सीमेटली इसकी टीबीपी ज्योमेट्री ही आती है, ठीक है। एजुरिन की बात करूँ, ये भी एक ब्लू कॉपर प्रोटीन है और टाइप 1 सेंटर ये भी कैरी करती है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे मल्टी कॉपर प्रोटीन, ये तो सिंगल कॉपर प्रोटीन थी, अब यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, मल्टी कॉपर प्रोटीन्स की, मल्टी कॉपर प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये मल्टी कॉपर प्रोटीन्स जो होती हैं ये यहाँ पर क्या होती है, इनमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 3 तरह के टाइप होते हैं। वैसे बेसिकली टाइप 2 में क्या होता है, नॉर्मल आपका कॉपर 2 सेंटर का जो भी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा होता है ना, नॉर्मल कॉपर 2 जैसा होता है और ईपीआर स्पेक्ट्रम जैसे उसका होता है, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, वो वाले होते हैं, ठीक है। वो ब्लू हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। और टाइप 3 में बेसिकली आते हैं आपके 2 कॉपर सेंटर होने चाहिए, ठीक है। जैसे आपका होता है क्या, वो हीमोसाइन होता है, ठीक है, वहाँ पर आपको 2 कॉपर सेंटर चाहिए होते हैं, तो टाइप 3 में वो आते हैं। तो ये मल्टी कॉपर प्रोटीन जो होती हैं इनमें ऑलमोस्ट मतलब टाइप एक एटलीस्ट टाइप 1 अगर ब्लू कॉपर प्रोटीन होगी तो एटलीस्ट 1 टाइप 1 प्रोटीन कॉपर सेंटर तो चाहिए। लेकिन ये क्या होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट तीनों ही कैरी कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला होता है ना, इसमें ब्लू, पहले इसमें भी हम क्या करते हैं, ब्लू कॉपर प्रोटीन की बात करते हैं, ब्लू कॉपर प्रोटीन्स की बात करेंगे, ठीक है। उसमें आपका जो फर्स्ट आता है वो आता है एस्कॉर्बेट ऑक्सीडेज। फर्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा, एस्कॉर्बेट ऑक्सीडेज, ठीक है। और क्या आएगा, लैकेज आएगा। इन दोनों का काम एक ही होता है, इसलिए मैं यहीं पे दोनों को बताता हूँ, लैकेज। इन बस इनके नाम याद रखने हैं आपको, क्या करते हैं और क्या होते हैं, ठीक है। तो एस्कॉर्बेट ऑक्सीडेज और लैकेज दोनों ही ब्लू कॉपर प्रोटीन होती हैं और साथ साथ में करती क्या है, ये O2 का रिडक्शन करती हैं, ठीक है, रिडक्शन ऑफ O2, रिडक्शन ऑफ O2 करती हैं, ठीक है। रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व होती है, रिएक्शन लिखूँ मैं अगर, तो O2 का रिडक्शन कैसे होगा, O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं प्लस 4 प्रोटॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और आपको यहाँ पर 2H2O मिल जाते हैं। तो ये रिएक्शन को ये क्या करते हैं, एक तरह से कैटालाइज करते हैं, कौन से, एस्कॉर्बेट ऑक्सीडेज और लेकेज दोनों में ही मान लो कॉपर प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली क्या होता है, आपसे नाम दे देंगे आपको पता होना चाहिए ना एक्टिव साइड पे कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, तो इन दोनों में ही कॉपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और एक और ब्लू कॉपर प्रोटीन की बात करते हैं, अब वो क्या होती है आपकी, सेरिलोप्लाज्मिन। इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्या है, सेरिलोप्लाज्मिन, ठीक है। वो जिसकी वजह से आपका, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से विल्सन डिसीज भी हो जाती है। तो बेसिकली इसमें बात करूँ तो सेरिलोप्लाज्मिन का क्या काम होता है, आपका कॉपर को मैनेज करना, मतलब कि ट्रांसपोर्ट और स्टोर करती है कॉपर को, कॉपर स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब एक तरह से इसका काम होता है कॉपर को
मैनेज करना, ठीक है। तो इसकी ही डेफिशिएंसी जब हो जाती है तो आपको क्या है वहाँ पर देखने को मिलता है, विल्सन्स डिसीज़ देखने को मिलती है, क्योंकि कॉपर का फिर ट्रांसपोर्ट मतलब मैनेजमेंट हो नहीं पाता, तो या तो कॉपर क्या होता है एक्यूमुलेट होने लग जाता है, इस वजह से क्या होती है हमें विल्सन्स डिसीज़ हो जाती है इसकी डेफिशिएंसी के वजह से, ठीक है। तो ये भी क्या होती है ब्लू कॉपर प्रोटीन ही है। अब कुछ नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन की बात कर लेते हैं। नॉन ब्लू कॉपर प्रोटीन, ठीक है। इसमें सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका आता है आपका गैलेक्टोज ऑक्सीडेज, ठीक है। गैलेक्टोज ऑक्सीडेज, ठीक है। अब ये गैलेक्टोज ऑक्सीडेज क्या होता है, गैलेक्टोज दिख रहा है ना आपको, तो बेसिकली क्या करता है ये, मतलब जो आपके नेचुरल प्रोसेस होते हैं बॉडी वगैरह में, वहाँ पर ये गैलेक्टोज में फॉर्म करता है किसी एल्कोहलिक ग्रुप को, ठीक है। तो अगर जनरली बात की जाए, अगर मैं बाहर भी रिएक्शन करूँ तो क्या करता है प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, गैलेक्टोज ऑक्सीडेज, और इसमें भी क्या होता है कॉपर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और क्या करता है ये, आपका प्राइमरी अल्कोहल होगा लाइक दिस CH2OH, एक ये इधर एक कार्बन जुड़ा होगा, इसको कन्वर्ट करता है आपका CHO ग्रुप में, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, प्राइमरी अल्कोहल को इसने एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया। कभी कभार आपको रिएक्शन दे देगा इस तरह की और आपसे पूछ लिया किसका काम है ये, ठीक है। तो गैलेक्टोज ऑक्सीडेज का काम होता है, ठीक है। तो ये था इसकी बात। अब बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट वाले की। आपका आता है नेक्स्ट जो है आपका साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, ठीक है। ये साइटोक्रोम C से अलग होता है, साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज अलग होता है और साइटोक्रोम C जो है वो अलग होता है। यहाँ पर एक्टिव साइट की बात करूँ तो आपका कॉपर भी प्रेजेंट होगा और आपका Fe भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। दोनों प्रेजेंट होते हैं, कॉपर एंड Fe दोनों ही प्रेजेंट होते हैं साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। अगर इसके काम की बात करूँ तो नेट में इस बार क्वेश्चन भी आया था इसके ऊपर, बेसिकली इसमें पूछा था कि इस साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कौन सी रिएक्शन को मतलब बेसिकली करेगा, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। तो बेसिकली ये करता क्या है, ये आपका करता है रिडक्शन ऑफ O2 ही करता है, ठीक है। O2 का रिडक्शन ही करता है। तो ये रिएक्शन कौन सी इन्वॉल्व होगी आपकी, O2 वही 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, आपको मिल जाएगा H2O, ठीक है। तो इसमें क्या होता है 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं जब ये कैटेलाइज करता है O2 का रिडक्शन। तो ये तो बात थी कि साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज की। तो ब्लू कॉपर प्रोटीन हमारी यहीं तक थी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा था, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रीज अराउंड द कॉपर आयन ऑफ प्लास्टोसाइनिन, है ना, बोला उसने। अब ब्लू कॉपर प्रोटीन अभी हमने बात की थी, इन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फॉर्म रिस्पेक्टिवली आर। तो गेट 2018 में क्वेश्चन देखो कितना इजी क्वेश्चन है। अभी मैंने इसकी साइड की बात की थी, कैसी साइड थी इसकी, टेट्राहेड्रल थी, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है ना, कॉपर हिस्टिडीन सिस्टीन हिस्टिडीन और यहाँ पर आपकी सल्फर ऑफ मिथियोनिन, यही थी, ठीक है। अब मैंने क्या आपको अलग अलग कोऑर्डिनेशन साइट बताई कि कॉपर 1 में अलग होगी, कॉपर 2 में अलग होगी, ऑक्सीडाइज फॉर्म हो चाहे रिड्यूस फॉर्म हो, बस कॉपर सेंटर का यहाँ पर कॉपर 1 हो जाएगा या कॉपर 2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई एनवायरनमेंट चेंज नहीं होगा, ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ही रहेगा। कैसा रहेगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, चाहे इसकी क्या हो ऑक्सीडाइज फॉर्म हो या रिड्यूस फॉर्म हो, ठीक है, कुछ भी हो, यहाँ पर क्या रहेगा, ये डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ही रहेगा। ये ध्यान रखना था आपको। तो बस देख लो यहाँ पर ये बोला टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, नहीं स्क्वायर प्लेनर तो हमने देखा ही नहीं है इसमें, ठीक है। स्क्वायर प्लेन टेट्राहेड्रल नहीं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल फॉर बोथ। तो आपका सी आंसर बिल्कुल सही है। आइडियल टेट्राहेड्रल नहीं होता है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होता है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो कितना ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, जैम में आया वो क्वेश्चन है, जैम 2016 में, द प्रोटीन्स दैट बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ ब्लू कॉपर प्रोटीन इज आर। अभी मैंने बताया क्लास ब्लू कॉपर क्लास में वही प्रोटीन्स आती है इसमें टाइप 1, एटलीस्ट 1 टाइप 1 सेंटर प्रेजेंट हो। तो सेरुलोप्लाज्मिन हमने देखा, हाँ बिल्कुल सही है। सुपर ऑक्साइड डिस्मोटेज नहीं, सुपर ऑक्साइडाइज डिस्मोटेज बेसिकली टाइप 2 प्रोटीन होती है, इसमें टाइप 2 सेंटर होता है, टाइप 2। नॉर्मल आपका कॉपर प्रेजेंट होता है कॉपर 2, तो टाइप 2 सेंटर्स होते हैं इसमें, ठीक है। एजुरिन बिल्कुल सही है। अब इसमें कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता है हीमोसाइन ऑक्सीडाइज फॉर्म में ब्लू कलर शो करती है, लेकिन इसको हम ब्लू कॉपर प्रोटीन की क्लास में नहीं रखते हैं। ये इसमें आपका टाइप 3 सेंटर होता है, मैंने बताया ना आपको, टाइप 3 सेंटर होता है। इसलिए आंसर की में भी जो आंसर है वो A एंड D है, C नहीं है।
ये ध्यान रखना था आपको। हीमोसाइनिन को हम ब्लू कॉपर प्रोटीन क्लास में नहीं रखते, इसमें ओनली टाइप 3 सेंटर होता है, टाइप 1 सेंटर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। ये हो गया आपका क्या, कॉपर प्रोटीन्स। ठीक है, अब हम बात करेंगे आयरन सल्फर प्रोटीन्स की। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है और गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैम में एज सच मुझे क्वेश्चन दिखे नहीं इसके, लेकिन गेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मे भी अब जैम में पूछने लग जाए। ठीक है, जो जो टॉपिक्स बेसिकली गेट में पूछे जा रहे हैं पहले, वो अब क्या पूछ रहे हैं, जैम में ही पूछने लग गए हैं। ठीक है, तो आपको पढ़ना तो है ही। तो आयरन सल्फर प्रोटीन का काम क्या होता है, काम इसका बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करना ही होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं ये, और किस किस तरह के होते हैं उनकी बात करेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर क्या, रिब्रोडॉक्सिन, रिब्रो, ठीक है, रिब्रोडॉक्सिन देखेंगे। ठीक, अब इनका बेसिकली इनका जनरल फॉर्मूला भी मैं बताता हूँ। जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, FeXSY से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपका यहाँ पर FX लिख दिया मैंने, इसको FeXSY। ठीक है, इस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब ये जो होती हैं, ये तो आपके आयरन सेंटर, एक्टिव साइड पे कितने आयरन सेंटर प्रेजेंट है, X वो दिखा रहा है, Y आपको दिखा रहा है जो सल्फर हैं वो ब्रिज सल्फर, मतलब जो आपकी लेबाइल सल्फर कौन सी होती हैं वो। ठीक है, इनऑर्गेनिक सल्फर, ऑर्गेनिक सल्फर नहीं, जो आपकी सिस्टीन लिगेंड सल्फर आ रही है वो सल्फर नहीं होती है, ये वो वाली सल्फर होती है जो ब्रिजिंग कर रही होती है, जो लेबाइल होती है, मिनरल एसिड डालने पे निकल जाती है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में भी बात करेंगे। तो रिब्रोडॉक्सिन की बात करूं तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है Fe1S0, मतलब यहाँ पर कोई ब्रिज सल्फर नहीं प्रेजेंट होती, एक आयरन सेंटर प्रेजेंट होता है। एक्टिव साइट की बात की जाए तो Fe, और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रली बोल देते हैं इसको हम। ठीक है, कुछ इस तरह से इसका, या टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में डिस्टॉर्टेड हो भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जनरली क्या देखा जाता है, यहाँ पर क्या होगी आपकी सारी सिस्टीन प्रेजेंट होती है, सल्फर ऑफ सिस्टीन, सल्फर ऑफ सिस्टीन, सिस्टीन, सिस्टीन एंड सिस्टीन। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर टेट्राहेड्रल एनवायरनमेंट में सारी सिस्टीन होती हैं। और अगर मैं इसकी रिड्यूस फॉर्म की बात करूँ तो Fe2 होता है, ये क्या है इसकी रिड्यूस फॉर्म है, और ऑक्सीडाइज फॉर्म में इसका Fe जो होता है Fe3 होता है ऑक्सीडाइज में। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर तो कपल कौन सा इन्वॉल्व हुआ है, Fe2 Fe3, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट रिएजेंट होते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एजेंट होते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो एक भी यहाँ पर सारी की सारी क्या है, नॉन लेबाइल सल्फर है। 4 जो है यहाँ पर नॉन लेबाइल सल्फर है, एक आयरन सेंटर प्रेजेंट है, और 0 यहाँ पर लेबाइल सल्फर है। मतलब कि अगर मैं इसमें मिनरल एसिड डालूंगा तो मुझे कोई H2S का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, कोई सल्फर लिबरेट नहीं होगी, मतलब H2S। ठीक है, ये ध्यान रखना था। ये हो गया आपका रिब्रोडॉक्सिन, और बैक्टीरिया में पाया जाता है, इसको भी ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर फेरिडॉक्सिन्स की। फेरिडॉक्सिन्स बेसिकली जिसके में मोर देन 1 आयरन सेंटर प्रेजेंट होता है उनको हम फेरिडॉक्सिन बोलते हैं। इसमें बहुत तरह की होती है, 2 आयरन फेरिडॉक्सिन, 3 आयरन फेरिडॉक्सिन, 4 आयरन फेरिडॉक्सिन। ठीक है, सबके बारे में बात करेंगे। तो सेकेंड हम बात करेंगे फेरिडॉक्सिन्स की, फेरिडॉक्सिन। ठीक है, मिनिमम 2 कॉपर सेंटर तो प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर 2 आयरन फेरिडॉक्सिन की, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2S2। ठीक है, इसको आप प्लांट फेरिडॉक्सिन भी बोलते हैं, प्लांट फेरिडॉक्सिन, क्योंकि यहाँ से प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाती है। जनरली स्पिनच का सैंपल देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, प्लांट फेरिडॉक्सिन बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 यहाँ पर क्या होती हैं, ब्रिज सल्फर होती हैं। एक्टिव साइट की बात करें तो दो Fe प्रेजेंट होंगे, और 2 ब्रिज में सल्फर प्रेजेंट होंगी, और यहाँ पर सिस्टीन होगी। ठीक है, बाकी 4 क्या हैं यहाँ पर, सिस्टीन लगी हुई होंगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ इसकी रेड्यूस फॉर्म की तो एक तो Fe3 होगा और एक Fe2 होगा। ठीक है, लेकिन वहीं अगर मैं ऑक्सीडाइज फॉर्म की बात करूँ तो एक सेंटर ये जो वाला है ये भी क्या करेगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और दोनों Fe3 हो जाएंगे, Fe3 हो जाएंगे, 2 के दोनों सेंटर। ये क्या है, ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म।
ठीक है। रिड्यूस फॉर्म में क्या होगा, एक Fe3 होगा और एक Fe2 होगा। तो हुआ क्या, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हुआ ना, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एजेंट होता है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना था आपको। तो 4 यहाँ पर इसकी मैं बात करूँ तो 4 तो यहाँ पर क्या है, नॉन लेबाइल सल्फर है, और 2 यहाँ पर क्या है, लेबाइल सल्फर है। मतलब अगर मैं इसमें मिनरल एसिड डालूंगा, ठीक है, इन्हीं लेबाइल सल्फर को इनऑर्गेनिक सल्फर बोलते हैं, इनऑर्गेनिक सल्फर है। इसमें अगर मैं मिनरल एसिड डालूंगा तो मुझे H2S 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2S निकलते हुए दिखाई देंगे पर एक्टिव साइट। ठीक है, तो इसी का एक पार्ट होता है एक और 2 आयरन मतलब फेरिडॉक्सिन बोल सकते हैं उसको। एक होती है हमारी रिस्की प्रोटीन। ठीक है, तो रिस्की प्रोटीन में भी वो भी डिस्कस कर लेते हैं। रिस्की प्रोटीन, तो उसकी स्पेलिंग आप देख लेना, रिस्की प्रोटीन। ठीक है, रिस्की प्रोटीन में क्या होता है, वो भी 2 आयरन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइज फॉर्म दिखा रहा हूं मैं आपको, Fe3, दोनों ही Fe3 होते हैं, 2 सल्फर प्रेजेंट होंगे, बट डिफरेंस देखो क्या है। ठीक है, और ये डिफरेंस ही आपको ध्यान रखना है। बस यहाँ पर जो जैसे चारों के चारों सिस्टीन लगी होती है ना, यहाँ पर 2 हिस्टिडीन होंगी और 2 सिस्टीन होंगी। यहाँ पर हिस्टिडीन, हिस्टिडीन, ये भी 3 हो गया, और ये क्या हो गया आपका, सिस्टीन और सिस्टीन। ठीक है, तो बस डिफरेंस क्या है, 2 सिस्टीन को हटा के 2 हिस्टिडीन लगा दो तो वो रिस्की प्रोटीन का सेंटर बन जाता है। इतना ध्यान रखना था। ठीक है, इसमें मिनरल एसिड डालूंगा तो 2 ही आपको H2S निकलते हुए दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं 3 आयरन फेरिडॉक्सिन की। 3 आयरन फेरिडॉक्सिन जो होता है आपका Fe3S4 होता है। ठीक है, इसकी एक्टिव साइड पे आपके क्या होंगे, 3 आयरन प्रेजेंट होंगे और 4 ब्रिज सल्फर प्रेजेंट होंगे। अगर मैं इसकी रिड्यूस फॉर्म की बात करूं, रिड्यूस फॉर्म की बात करूं, मैं बनाऊंगा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर मैं आपको 4 आयरन फेरिडॉक्सिन पता है, क्यूबेन लाइक स्ट्रक्चर होगा। एक क्यूब में से अगर मैं एक कॉर्नर को हटा दूँ ना Fe के, तो ये बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर रिड्यूस फॉर्म की बात करते हैं पहले। रिड्यूस फॉर्म, इसमें क्या होगा आपका, रिड्यूस फॉर्म में आपके 2 Fe3 होंगे और एक Fe2 होगा। ठीक है, और वहीं अगर मैं ऑक्सीडाइज फॉर्म की बात करूं, ऑक्सीडाइज फॉर्म की, तो वहां पर क्या होंगे, तीनों Fe3 हो जाएंगे। तो हुआ क्या, बेसिकली एक Fe2 एक Fe3 में चेंज हुआ, तो एक ही इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब ये भी एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें ब्रिज और उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिख सकता है आपको 4 ब्रिज सल्फर है, मतलब, और यहाँ पर पहले हम देखते हैं नॉन लेबाइल, तो 3 आपकी नॉन लेबाइल होती हैं, मतलब 3 आपके सिस्टीन लिगेंड प्रेजेंट होते हैं, 3 सिस्टीन लिगेंड यहाँ पे, तीनों आयरन से जुड़े हुए होंगे, नॉन लेबाइल, और 4 आपकी लेबाइल। ठीक है, और हाँ, इनकी एक्टिव साइट की बात कर लेते हैं। तो ये वाली जो साइट है, ठीक है, इसमें क्या होंगे, 2 आयरन तो एंटी फेरोमेट कपलिंग कर लेंगे, लेकिन Fe2 तो बच जाएगा ना, तो ये पैरामैग्नेटिक होती है, और ये आपकी ये भी पैरा होती है, दोनों ही पैरा होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऊपर वालों की, इसकी बात करें अगर इसकी, तो अगर इसकी रिड्यूस फॉर्म की बात करें तो एक Fe3 एक Fe2 है। अगर कपल करेंगे भी, और इनमें सब में आयरन जो हो, चाहे 2 में हो चाहे 3 में हो, हाई स्पिन ही होता है। सारी की सारी फेरिडॉक्सिन में ध्यान रखना है, आयरन 2 हो या आयरन 3 हो, हाई स्पिन होता है। तो अगर इनमें कपल करेंगे, एक में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 में, तो भी ये क्या आएगा, रिड्यूस फॉर्म में तो ये पैरामैग्नेटिक आएगी, पैरा। लेकिन ऑक्सीडाइज फॉर्म में ये डायमैग्नेटिक होती है, क्योंकि 2 आयरन 2 Fe3 क्या करते हैं, आपस में एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग कर लेते हैं और ये डायमैग्नेटिक हो जाती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना था आपको। और वो वाली तो पैरामैग्नेटिक होगी, क्योंकि उसमें एक ही सेंटर है, कोई एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होगी नहीं, चाहे वो रिड्यूस फॉर्म हो चाहे ऑक्सीडाइज फॉर्म हो, पैरामैग्नेटिक ही होगी रिवेरोडॉक्सिन। ठीक है, अब इसकी बात कर लिया हमने, डायापैरा देख लिया। अब हम देखते हैं 4 आयरन फेरिडॉक्सिन, इंपॉर्टेंट है ये। 4 क्या है, 4 आयरन फेरिडॉक्सिन Fe4S4। ठीक है, तो इसकी क्या होती है, क्यूबेन लाइक स्ट्रक्चर होती है। 4 कॉर्नर्स पे आपको Fe मिलेंगे और 4 कॉर्नर्स पे आपको सल्फर मिलेंगी, ब्रिज वाली। ठीक है, इस तरह से होता है ये। तो अगर मैं इसकी रिड्यूस फॉर्म की बात करूं, रिड्यूस फॉर्म की बात करूं, तो वहां पर क्या होंगे आपके, रिड्यूस फॉर्म में आपका एक Fe3 होता है, इसको बहुत ध्यान से देखना है, और 3 Fe2 होते हैं। ठीक, वहीं अगर मैं ऑक्सीडाइज फॉर्म की बात करूं, ऑक्सीडाइज फॉर्म में आपका
क्या हो जाएगा, एक ही, अभी भी यही होगा, एक ही सेंटर, ये सारी की सारी फेरेड ऑक्सीजन जो होती हैं एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट होती हैं। Fe का क्या होगा, एक Fe2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो 2 Fe3 हो जाएंगी और 2 Fe2 हो जाएंगी, ये ध्यान रखना था, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ इसमें, चलो पहले इसमें लेबाइल और नॉन लेबाइल देखते हैं, फिर एक चीज़ और बताऊंगा मैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपकी 4 तो जो आयरन है उसमें 4 आपकी नॉन लेबाइल सल्फर होंगी और 4 ही आपकी लेबाइल होंगी, ये भी ध्यान रखना था, ठीक है। 4 आपकी नॉन लेबाइल सिस्टीन लिगेंड लगे होंगे और 4 आपकी लेबाइल सल्फर होंगी, मतलब मिनरल एसिड डालने पे यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2S आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ऑक्सीडाइज फॉर्म की बात होगी, रिड्यूस फॉर्म की। अब यहाँ पर एक चीज़ होती है कि अगर मैं ऑक्सीडाइज फॉर्म को फर्दर एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज कर दूँ ना, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कर दूँ, तो यहाँ पर मुझे HIPP हाई पोटेंशियल आयरन सल्फर प्रोटीन मिल जाती है, जिसमें आपके 3 Fe3 होते हैं और 1 Fe2 होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, हाई पोटेंशियल प्रोटीन बोलते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। HIPPI, ठीक है। फर्दर ऑक्सीडेशन थोड़ा सा मतलब वो बहुत रेयर होते हैं, फिजियोलॉजिकल कंडीशन में आपको कभी भी 4 Fe3 नहीं मिलते हैं, जनरली ये फॉर्म ही एग्जिस्ट करती है इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करने को, ठीक है। तो ये बोलते हैं, तो मतलब कि HIPIP की जो रिड्यूस फॉर्म है उसी को हम ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ 4 आयरन फेरिडॉक्सिन बोल सकते हैं, है ना। इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। अब इसकी अगर मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो यहाँ पर देखो 1 Fe3 है और 3 Fe2 है, तो यहाँ एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग होगी भी, तभी भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो ये तो आपका पैरा आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो 2 Fe3 है, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग कर लेंगे, 0 स्पिन देंगे। सिमिलरली 2 Fe2 हैं, वो भी एंटी फेरोमैग्नेटिक कपलिंग कर लेंगे, ये भी स्पिन 0, तो यहाँ पर टोटल स्पिन 0 ही आती है और ये आपका डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है। और वहाँ पे फर्दर वो अगेन पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, 3 Fe आ गए ना, अब Fe3 आ गए, तो 2 Fe3 ने मान लो कपल किया, अब 1 Fe3 Fe2 कपल करेंगे, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा आप लोगों का, तो वहाँ पर वो भी पैरामैग्नेटिक आएगा और ये डायामैग्नेटिक आएगा। तो ये तो बात थी किसकी, आपकी सारी फेरिडॉक्सिन्स की बात थी। अब देखते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चंस, नहीं क्वेश्चन से पहले हमें एक चीज़ और देखनी है यहाँ पर। अब ये जो फेरिडॉक्सिन है, 4 आयरन फेरिडॉक्सिन, एक जगह यूज़ होती है, आपको पता है नाइट्रोजनेज एंजाइम में क्या होता है, आपका नाइट्रोजन का रिडक्शन करता है अमोनिया में, ठीक है। तो हम नाइट्रोजनेज भी देख लेते हैं पहले, फिर हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर मैं किसकी बात करूँ, नाइट्रोजनेज की बात करूँ, तो नाइट्रोजिनेज बेसिकली कई तरह के होते हैं, आयरन नाइट्रोजिनेज भी होता है आपका, वेनेडियम नाइट्रोजिनेज भी होता है और मॉलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज भी। उनमें से हम ज़्यादातर जनरली जो पढ़ते हैं वो मॉलिब्डेनम नाइट्रोजिनेज पढ़ते हैं। इसमें होता क्या है, आपके 2 जो होती हैं Fe4S4 यूनिट्स होती हैं, 2 आपकी Fe4S4 यूनिट्स होती हैं और वहाँ पर आपका एक्टिव साइड पे मॉलिब्डेनम भी प्रेजेंट होता है। एक्टिव साइड अगर मैं इसकी बनाना चाहूँ तो अभी मैं जनरली बस रफली ऐसे बना रहा हूँ, तो 2 आपकी देखो Fe4S4 होंगी, तो यहाँ पे मैं इसको Fe ऐसे दिखा रहा हूँ, ये Fe4 एक यूनिट हो गई और एक Fe4 एक यूनिट हो, तो एक कॉर्नर पे Fe से वहाँ से 16 हट के वहाँ पे क्या हो जाती है, यहाँ पर ऐसे आपकी सल्फर ब्रिजिंग, मतलब 2 सल्फर ब्रिजिंग और बढ़ जाती हैं, सल्फर, ठीक है। और ये ऐसे जाके मॉलिब्डेनम से जुड़ी हुई होती है। सिमिलरली यहाँ से भी 2 सल्फर आएंगी और ये आपका नाइट्रोजन से इस तरह की कुछ इसकी एक्टिव साइट होती है। इधर आपकी क्यूबेन लाइक Fe4S4 यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं और एक आयरन से आपके ऐसे 2 सल्फर ब्रिज और जुड़ रहे होते हैं। तो अगर मैं ब्रिज सल्फर की अब बात करूँ, ठीक है, तो 4 तो पहले भी थी इसमें और 4 और ऐड हो गई, तो यहाँ पर बेसिकली टोटल अगर ब्रिज सल्फर की बात करें तो 12 ब्रिज आती हैं, 12 यहाँ पर आपको ब्रिज सल्फर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये 2 और 4 इधर से 4 इधर से, तो टोटल आपकी 12 ब्रिज सल्फर यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। अब मॉलिब्डेनम की जगह पे आपका वेनेडियम भी यूज़ हो सकता है, इसमें वेनेडियम वाला नाइट्रोजनेज भी यूज़ हो सकता है। और करते क्या है यहाँ पर, ये लोग करते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन का रिडक्शन, तो नाइट्रोजन N2 + 8H+, पूरी रिएक्शन लिख रहा हूँ, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और वो देंगे क्या आपको 2 मोल ऑफ, और यहाँ पर हाँ एक चीज़ और यूज़ होती है आपकी
जो आपका एग्जाम में आजकल पूछा हुआ है। एक आपका मैग्नीशियम ATP कॉम्प्लेक्स यूज़ होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, ATP। तो यहाँ पर एक मैग्नीशियम 16 मैग्नीशियम ATP यूज़ होते हैं, और ये देते क्या है आपको 2 मोल्स ऑफ अमोनिया प्लस H2, और ये रिड्यूस हो जाती है आपकी इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस में, और आपको यहाँ पर 16 ADP MgADP मिल जाते हैं, ठीक है। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर कर देखते हैं। तो ये होती है आपकी प्रॉपर रिएक्शन किसकी, नाइट्रोजिनेज की। N2 मॉलिक्यूल को आपका वो अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये तो होती है बात किसकी, नाइट्रोजिनेज एंजाइम की। तो ये तो बात होगी आपकी नाइट्रोजन एंजाइम की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, गेट 2022 में पूछा हुआ था। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट H2S गैस रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट ऑफ रिवरेडॉक्सिन, 2 आयरन फेरिडॉक्सिन एंड 4 आयरन फेरिडॉक्सिन व्हेन ट्रीटेड विद मिनरल एसिड रिस्पेक्टिवली आर। तो अभी मैंने बताया आपको रिवरेडॉक्सिन में कोई लेबाइल सल्फर प्रेजेंट नहीं होती है, तो आपका H2S निकलेगा ही नहीं वहाँ पर। तो 0 0 वाला कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, इसको कट कर दो और इसको कट कर दो, ठीक है। इतना सिंपल था। उसके बाद मैंने इन्होंने बात की 2 आयरन फेरिडॉक्सिन। 2 आयरन फेरिडॉक्सिन मतलब Fe2S2 की बात कर रहा है, प्लांट फेरिडॉक्सिन की बात कर रहा है। 2 ब्रिज सल्फर होती हैं तो 2 ही मॉलिक्यूल मुझे मिलेंगे H2S गैस के। तो यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर भी 2 दे रखा है, अच्छा ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 4 आयरन फेरिडॉक्सिन की। तो 4 आयरन फेरिडॉक्सिन भी देखी हमने, जो हमारी नाइट्रोजिनेज में भी यूज़ हो रही है। Fe4S4 यूनिट है ना, तो Fe4S4 यूनिट थी, मतलब वहाँ पर 4 आपकी लेबाइल सल्फर मतलब ब्रिज सल्फर प्रेजेंट थी, तो 4 मॉलिक्यूल मिलेंगे। यहाँ 3 दे रखा है, इसको काट दो, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। देखो कितना ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, ठीक है। आपसे सिस्टीन लिगेंड भी पूछ सकता है, आपसे लेबाइल सल्फर, नॉन लेबाइल सल्फर, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। इसमें सब कुछ आपको ध्यान रखना है। मतलब मैग्नेटिक स्टेट भी पूछ सकता है, कितने आयरन 2 हैं, कितने आयरन 3 हैं, इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तो इस पर भी ध्यान देना है आप लोगों को। अब हम बात करते हैं किसकी, मेटल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। ऑल्दो इससे ऐसे पर्टिकुलरली क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन आप आजकल क्या होते हैं, आपको कॉलम वाले क्वेश्चन देते हैं, मैच द कॉलम 1 with 2। तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए, वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसी प्रोटीन मतलब मेटल स्टोरेज ट्रांसपोर्ट वाली लिखी होती हैं, आपको पता होना चाहिए उनके बारे में, तभी आप मैच कर पाओगे, ठीक है। तो मेटल स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो हम यहाँ पर सिर्फ Fe ट्रांसपोर्ट की और स्टोरेज की बात करते हैं, Fe स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो जो बॉडी में जनरली आयरन का आयरन तो ट्रांसपोर्ट होता है ना, आयरन हर जगह यूज़ होता है, हीमोग्लोबिन में यूज़ होता है, मायोग्लोबिन में यूज़ होता है, बहुत सारी यूनिट्स हैं जिसमें आपका आयरन यूज़ हो रहा है। तो वो आयरन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसी चाहिए ना आपको एंजाइम प्रोटीन जो आपका आयरन को ट्रांसपोर्ट की करे, है ना। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक तो आपकी होती है फेरिटिन, ठीक है। जो फेरिटिन होती है वो आपकी क्या करती है, स्टोर करती है, स्टोर आयरन, ठीक है। और किस फॉर्म में करती है, Fe3 की फॉर्म में करती है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो स्टोर करती है आपके आयरन को Fe3 की फॉर्म में। और क्या होता है, जैसे जनरली क्या होता है, बहुत मतलब ऐसे प्रोटीन सा होता है, और वो वहाँ पर आयरन, बहुत सारे आयरन सेंटर प्रेजेंट होते हैं Fe3। और यहाँ पर जनरली अगर मैं कंपोजिशन की बात करूँ, किस फॉर्म में आपका Fe3, अब Fe3 सिंपल आयरन तो प्रेजेंट नहीं होगा ना वहाँ पर, किसी फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो किस फॉर्म में करता है, तो जनरली जो आयरन जो स्टोर होता है, Fe3 स्टोर होता है, वो आपका हाइड्रोक्सीडो फॉस्फेट की टर्म में होता है। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूँ इसकी, तो FeO, ठीक है, ऑक्सीडो OH होल 8 एंड FeO.H2PO4, ठीक है। इस कंपोजिशन में क्या होता है, इसको बोलते हैं हम माइक्रोक्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ ऑक्सीडो हाइड्रोक्सीडो फॉस्फेट, ठीक है। इस फॉर्म में यहाँ पर क्या होता है, आयरन स्टोर होता है किसमें, फेरिटिन में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और Fe3 होता है। अब हम ट्रांसफेरिन की बात करते हैं। ट्रांसफेरिन, तो ट्रांसफेरिन बेसिकली क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करेगा, वो स्टोर करा, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है आयरन को, ट्रांसपोर्ट
है ना, आयरन को ट्रांसपोर्ट करता है। और जनरली ये जो बाइंड करता है वो Fe3 से बाइंड करता है। Fe2 से इसकी बाइंडिंग बहुत वीक होती है, तभी जब इसका ट्रांसपोर्ट करने का टाइम आता है तो Fe3 का रिडक्शन होता है Fe2 में, तब जाके वो ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ये बाइंडिंग जो पहले बाइंड करता है, बाइंड विद Fe3, ये ध्यान रखना है, Fe2 से बाइंड नहीं करता है, Fe3 से बाइंड करेगा। और जब इसको ट्रांसपोर्ट करना होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, कहीं ना कहीं तो उसकी वीक बॉन्डिंग होनी चाहिए ना, तभी तो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा। तो Fe3 Fe2 में कन्वर्ट होता है, तब जाके वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो इसको आपको ये ध्यान रखना था, ट्रांसफेरिन। अब आपके आते हैं सिड्रोफोर्स। क्या? सिड्रोफोर्स। तो सिड्रोफोर्स बेसिकली आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होते हैं, और ये भी क्या करते हैं, आयरन को ट्रांसपोर्ट करते हैं, आयरन ट्रांसपोर्ट। सेम वही है, यहाँ पर भी क्या होंगे आपके, जो आयरन ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ पर बाइंडिंग जो होती है Fe3 के साथ ही बाइंडिंग होती है। ठीक है, और ये बेसिकली क्या होते हैं, चिलेट हेक्साडेंटेड चिलेट लीगेंड होते हैं, कुछ नहीं होते। सिड्रोफोर्स बेसिकली लीगेंड होते हैं, हेक्साडेंटेड चिलेट लीगेंड, जो Fe3 से बाइंड कर लेते हैं और उनको फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं किसमें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, इनके एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पर आपका एंटेरोबैक्टीन, ये नाम याद रखने बस आपको, एंटेरोबैक्टीन, मुझे याद हो गया तो आपको भी हो जाएंगे। एंटेरोबैक्टीन हो गया। ठीक है, आपका फेरिक्रोम होता है, फेरिक्रोम, और एक आपका होता है राइजोफेरिन, राइजोफेरिन। ठीक है, बस ये 3 है, एक आधा और होता है, लेकिन ये 3 याद कर लो, बहुत है इतना। ठीक है, तो ये बस बेसिकली क्या होते हैं, हेक्साडेंटल लिगेंड होते हैं जो बाइंड करते हैं Fe3 को और फिर फर्दर उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये था किसका, आयरन स्टोरेज और आयरन ट्रांसपोर्ट। बस मेटल स्टोरेज और मेटल, इतना देख लिया हमने। अब हम यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो जैम में और गेट में पूछे हो, जिसमें वो मिक्स है, मतलब मिसलिनियस क्वेश्चन है, उसमें 3-4 तरह की प्रोटीन और उनका कुछ ना कुछ आपको दे रखा है, और ये सब कुछ हमने कवर कर रखा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसको करते हैं, मैच द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम कॉलम ए विद कॉलम बी अकॉर्डिंग टू द मेटल सेंटर प्रेजेंट इन द एक्टिव साइड ऑफ मेटल एंजाइम। मेटल एंजाइम दिए हुए हैं, उनकी एक्टिव साइड पे कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, बस ये बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑप्शंस नहीं लिखे। अब ये क्वेश्चन अगर ऑप्शंस दिए हो आपको तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आप क्या होते हैं, 2-3 चीज़ें भी पता है इसमें, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर निकाल देते हो। यहाँ पे मैंने ऑप्शन लिखे, हम थोड़ा कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, हमें पता है कि नहीं सब कुछ, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले है कॉपर। तो कॉपर देखो, यहाँ पर B12 में क्या होता है आपका, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, कॉपर थोड़ी होता है। कार्बोक्सीपेप्टाइड देखा हमने, वहाँ पर तो जिंक होता है। ठीक है, नाइट्रेट रिडक्टेज, इसको बाद में देखते हैं। साइटोक्रोम P450, तो साइटोक्रोम P450 हमने यहाँ पे कवर तो नहीं किया, ठीक है, लेकिन हमने नेट की क्रैश कोर्स वीडियो में कवर कर रखा है, अच्छे से कवर कर रखा है, वहाँ से आप देखना कुछ रिएक्शन है। मोनो ऑक्सीजनेज होता है, क्या एक्टिव साइड में प्रेजेंट होता है, एक बेसिकली हीम कंटेनिंग प्रोटीन होती है ये भी। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हैं, वहाँ से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साइटोक्रोम P450 की बात करूँ तो Fe प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब बचे टायरोसिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज। तो जो टायरोसिनेज होता है उसमें आपका कॉपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपका। और तो बचा क्या, नाइट्रेट रिडक्टेज में आपका मॉलिब्डेनम प्रेजेंट होता है, बस। ठीक है, नाइट्रेट रिडक्टेज बेसिकली क्या होता है, एंजाइम होता है ऐसा, मेटल एंजाइम, जो क्या करता है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में रिड्यूस करता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं नाइट्रेट रिडक्टेज, और वहाँ पर एक्टिव साइड पे आपका मॉलिब्डेनम प्रेजेंट होता है। तो बस अब देखो कितना ईजी हो गया। कॉपर जो होगा किससे मैच करेगा आपका, 5th वाले से, टायरोसिनेज से, तो P का हो गया 5th। फिर आपका मॉलिब्डेनम मतलब Q का हो गया आपका 3rd। फिर आपका आ गया कोबाल्ट हमने देखा किस में होता है, B12 में होता है ना, तो 1st हो गया। फिर आपका लास्ट आ गया जिंक, तो जिंक होता है आपका किस में, कहाँ है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज मतलब 2nd। ठीक है, अब इसमें आजकल वो यही कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, एक कॉलम में तो आपको 4 चीज़ें देंगे, दूसरे कॉलम में 5-6 चीज़ें दे देंगे। ठीक है, उसमें से 1-2 चीज़ें ऐसी होंगी वो किसी से मैच नहीं करती। ठीक है, वो चीज़ें उससे थोड़ा बस वो कॉम्प्लेक्स बनाने, मतलब क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर क्या था, साइटोक्रोम P450 में आयरन था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई आयरन प्रेजेंट नहीं दिख रहा आपको ना, आयरन होता तो हम मैच कर देते। तो ये वाला आपका जो था वो आंसर होगा, जो भी ऑप्शन होगा। ठीक है, देख लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने जैम का एक क्वेश्चन लिया हुआ है, बोला द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर मेटेलो एंजाइम्स गिवन इन कॉलम 1 विद देयर कैटालिटिक रिएक्शन इन कॉलम 2 इज।
अब यहाँ पर रिएक्शन वाली बात आ गई, ठीक है। रिएक्शन भी हमने देखी है कुछ कुछ चीज़ों की। तो द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर मेटलो एंजाइम दिए हुए, और यहाँ पर हमें क्या देखना है, उनकी रिएक्शंस दी हुई हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले दे रखा है साइटोक्रोम P450। तो इसकी बात करूँ तो ये एक आपका मोनो ऑक्सीजनेज होता है, मोनो ऑक्सीजनेज। अब क्या होते हैं मोनो ऑक्सीजनेज? जो मोनो ऑक्सीजनेज होते हैं, नाम से पता चल रहा है, एक ऑक्सीजन को प्रोवाइड करते हैं, मतलब बेसिकली ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है। जनरली क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और क्या करते हैं, ये एल्कीन होते हैं जिनका, उनका ऑक्सीडेशन कर देते हैं अल्कोहल में। तो ये वाली जो रिएक्शन दिख रही है ना आपको, यही साइटोक्रोम P450 करता है। तो जो आपका फर्स्ट होगा वो N से मैच करेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करूँ गैलेक्टोज ऑक्सीडेज से, तो अभी मैंने बताया गैलेक्टोज ऑक्सीडेज हमने अभी पढ़ा था। गैलेक्टोज ऑक्सीडेज जो होता है वो आपका देखो प्राइमरी अल्कोहल होता है, उसका ऑक्सीडेशन कर देता है किसमें, एल्डिहाइड में। तो ये जो होगा वो इससे मैच करेगा, ठीक है। तो जो आपका थर्ड हो गया, थर्ड देख लेते हैं, वो आपका मैच करेगा किससे, एल से, ठीक है। फिर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, इसका भी हमने देखा। साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज का क्या काम होता है, बेसिकली ये वाला काम होता है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन वाला काम होता है। तो ये वाला जो होगा वो एम से मैच करेगा। तो फोर्थ वाला जो है वो किससे मैच कर रहा है आपका, एम से, ठीक है। अब बचता है लास्ट में कैटालेज, ठीक है। तो कैटालेज और परऑक्सीडेज दो एंजाइम होते हैं, एक और होता है इसमें परऑक्सीडेज। तो ये भी क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं बहुत सारे सबस्ट्रेट्स का बाय यूजिंग H2O2, मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड की हेल्प से ऑक्सीडेशन करते हैं। और जनरली हाइड्रोजन परऑक्साइड को क्या करते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेट करते हैं H2O और O2 में, ठीक है। तो ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये इससे है। तो यहाँ पर जो सेकंड है वो K से मैच कर रहा है, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये वाला जिस भी ऑप्शन में था वो आपका आंसर था। तो इस तरह से इसको अप्रोच करना है। अगर ऑप्शंस दिए हुए हैं तो बस आपको जो जो थोड़ा थोड़ा पता है उससे ऑप्शन मैच करो, और आराम से आपका 1-2 से ही करने से ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कैटलेज और परऑक्सीडेज जो होते हैं वो एक तरह के, वो भी हीम प्रोटीन होती है। तो ठीक है, ये भी ध्यान रखना किस में हीम प्रेजेंट है और किस में हीम नहीं प्रेजेंट है। और करते क्या है, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड करते हैं, जिससे आपका ऑक्सीडेशन होता है कई सब्सटेंसेस का, ठीक है। तो ये तो बात थी आपकी, बस ये वाले क्वेश्चन थे। तो यहीं पे आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स का वीडियो यहाँ पर खत्म होता है जैम और गेट के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर थोड़े कम टॉपिक डिस्कस किए, लेकिन हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए वो डिटेल में डिस्कस किया। अगर इनसे क्वेश्चंस आता है, चाहे वो जितना भी डीप से आए, आप आराम से उसको कर सकते हो, ठीक है। आपको और थोड़े और टॉपिक जैसे से मैंने जो बताया इंपॉर्टेंट, जैसे साइटोक्रोम P450 हो गया, या और अदर साइटोक्रोम्स वगैरह आपको देखने हैं, तो नेट क्रैश कोर्स वीडियो में सब कुछ कराया हुआ है, ठीक है। उसमें ऊपर से कराया था थोड़ा बस, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताई गई थी, लेकिन उसमें ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर किए गए, इवन डिसीज़ वगैरह भी कवर की गई हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप अभी आप लोगों को ये समझ में आया होगा। हैप्पी लर्निंग।